नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हाइड्रोकार्बन्स के अन्य मूलक के साथ जुड़ने वाले और नए उत्पाद बनाने वाले, यौगिक बनाने वाले तत्वों के बारे में देखेंगे। यौगिक के बारे में देखेंगे, तत्व नहीं, यौगिक के बारे में। जैसे कि एल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, उनके उपयोग क्या होने वाले हैं। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ कोई जुड़ता है तो क्या बनता है। किसी अम्ल का शरीर में अगर जमाव हो जाता है तो कैसा बिहेव होता है अंगों के साथ। किसी को यौगिक को या एल्कोहल को हम लोग विकृत कर देते हैं तो कैसा रूप उसका बन जाता है। तो इस प्रकार के ये 20 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़्यादातर इसमें बेस्ड आपके यूटिलाइज बेस्ड या फिर यूजेस पर बेस्ड होने वाले क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, वहाँ पर भी थे, लेकिन आईयूपीएससी नाम भी थे उसमें, यहाँ पर भी रहेंगे। क्लियर है? तो वो 20 क्वेश्चन और आज का 20 क्वेश्चन टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन हो गए। और जो यूट्यूब में ये वीडियो देखेंगे उन लोग से के लिए ये वीडियो इसलिए डाला जा रहा है ताकि एक्सप्लेनेशन का जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो आप लोग देख पाएँ। तो कैसा आपका इस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको पता चल सके, और अगर अच्छा लगे तो आप उस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को इस एक्सप्लेनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले बता देता हूँ, जैसे कि उस लेक्चर में मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग को बता ही दिया था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन एक एरोमेटिक, राइटिंग खराब है, ऐसी थोड़ा सा चला लेना। एक एरोमेटिक और एक था एलिफेटिक। एलिफेटिक, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन दो प्रकार के थे, एक एरोमेटिक, एलिफेटिक। एलिफेटिक फिर दो प्रकार के, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। असंतृप्त फिर दो प्रकार के, एक एल्काइन, सॉरी एल्किन पहले लेते हैं फिर एल्काइन। क्लियर? ये वाला क्या था, एल्केन समूह था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी। अब इसी एल्केन समूह से हम लोग आगे जब मूलक जोड़ते हुए चलते हैं तो नए नए यौगिकों का निर्माण होता चले जाता है, नए नए हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता चले जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देते हैं OH मूलक के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग एल्कोहल भी बोलते हैं, एल्कोहल समूह, एल्कोहल। या फिर जब इसके नाम की बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी मूलक। क्यों हाइड्रोक्सी मूलक? क्योंकि हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है, इसलिए हाइड्रोक्सी मूलक बोलते हैं। जब इसके साथ हम लोग किसी मिथाइल ग्रुप को जोड़ते जाते हैं तो उसके नाम से ये अल्कोहल बनाते जाता है। जैसे कि CH3OH, ये आपका मेथिल अल्कोहल। C2H5OH, ये क्या होगा आपका इथाइल अल्कोहल। C3H7OH, ये आपका क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर पेंटाइल, फिर हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरीके से चलता है। क्लियर? मेन इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या मिल के आएगा आपको, क्या दिखेगा यहाँ पर फॉर्मूले में, CnH2n+1OH, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है अल्कोहल के लिए। क्लियर? इसी फॉर्मूले पर आपको चलना होता है। अब जैसे कि ये अल्कोहल बनते हैं तो इनका सामान्य नाम होता है एक आईयूपीएसी नाम। सामान्य नाम में हमेशा आपको अल्कोहल जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक कार्बन था तो मिथाइल अल्कोहल, दो कार्बन था तो इथाइल अल्कोहल, तीन कार्बन था तो प्रोपाइल अल्कोहल, चार रहेगा तो ब्यूटाइल, पांच रहेगा तो पेंटाइल अल्कोहल। अल्कोहल 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 जो इसका नाम होता है वो जुड़ते चले गए तो सामान्य नाम। जब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नाम में आपका क्या आ जाता है, इस हाइड्रोक्सिल मूलक का जो ओरिजिनल एक अपना ये नाम लेकर आते हैं उसको हम लोग को लेना होता है। वो क्या होता है, वो आपका होता है OL, ऑल। ऑल शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल था तो अल्कोहल ने जोड़ के हम लोग ऑल जोड़ेंगे और इसको बोलेंगे मेथनॉल। क्या बोलेंगे हम लोग, मेथनॉल। अभी तो शुरू है, हाँ वो मैम से थोड़ा डिस्कशन चल रहा था।
मेथनॉल, फिर जब इथ के साथ जुड़ेगा तो यही क्या कहला जाएगा आपका इथेनॉल या फिर एथनॉल। ठीक है, जब ये प्रोप के साथ जुड़ेगा तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ये आपका क्या हो जाता है, आईयूपीएसी नेमिंग हो जाता है। क्लियर। तो ये था सामान्य नाम, ये इसका संरचना सूत्र, और ये आपका क्या, आईयूपीएसी नाम। इसी तरीके से चलता है। सेम जब आप एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे, एल्डिहाइड क्या था, CHO, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड मूलक। इसके लिए क्या जोड़ते हैं, तो अल, जैसे उसके लिए ऑल था, इसके लिए अल जुड़ेगा। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो CnH2n+1 CHO, ये वाला सूत्र आपका हो जाता है। इसके जैसे हम बनाने जाए तो इसमें अब आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब जैसे हम बस CH3R था पहले वाले मैथ वाले ग्रुप के लिए, यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने साथ एक कार्बन खुद लेकर आता है। एक कार्बन खुद लेकर आने से क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम एक कार्बन और लगा दें तो ये दूसरे वाले ग्रुप में चले जाएगा। जैसे पहला वाला मीथेन वाला जो समूह होता है जिसमें एक कार्बन होता है, दूसरा वाला इथेन होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो ये इथेन की संरचना बना लेगा, इथेन के जैसा इसका नाम और गुण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन से काम चल जाता है। ठीक है, कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि शुरुआती दौर में तो सर CH से शुरू होता है, आप तो केवल SCH क्यों लिखते हो, तो इसी वजह से, क्योंकि ये एक कार्बन अपने साथ लेकर आता है तो वो गुण भी लेकर आता है, इसीलिए। तो HCHO इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इल्ला है यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये दूसरा बनेगा तो क्या बनेगा, अब ये बनेगा CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। क्या बनेगा, ये एसिटेल्डिहाइड। क्लियर। फिर तीसरा बनेगा तो क्या, प्रोपेल्डिहाइड बन जाएगा, C2H5CHO, क्या बन जाएगा, प्रोपेल्डिहाइड, ये बन जाएगा। अब ये तो सामान्य नाम हुआ, क्योंकि इसका नाम क्या था, एल्डिहाइड। सामान्य नाम में हमेशा एल्डिहाइड एल्डिहाइड लगा हुआ आपको मिलेगा। जब आईयूपीएसी नाम की बात आती है तब इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये अल समूह जुड़ जाएगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड था तो इस फॉर्मेल्डिहाइड पहले वाले ग्रुप में आता है, मतलब मैथ ग्रुप में आता है। मैथ से ये क्या हो जाएगा, मेथनल, क्या मेथेनल, ये आएगा नल। इससे पहले जो वाला था वो क्या था, ऑल था, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल और मेथेनल में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको बोल देंगे इथेनॉल, इथेनल या फिर एथेनल, इसको बोल देंगे प्रोपेनल। क्लियर। तो ये आपका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। सेम स्ट्रक्चर अगर बेंजीन के साथ भी जुड़ते चले जाए, बेंजीन के साथ कैसे, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, चक्री संरचना होता है, मैंने बताया था ये इस प्रकार का। इसमें से किसी एक पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और वहां पर CHO समूह जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, और इसका जब आईयूपीएसी नामकरण की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, बेंजेनल। क्या, बेंजेनल। ठीक है, बेंजेनल ये हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर वो आता, अगर बेंजीन वाला यहाँ पर आता और ये पर, ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर OH जुड़ जाता तो ये क्या आपका हो जाए, जरूरी नहीं है यहीं जुड़े, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, किसी भी एक कोने पर जुड़ सकता है हाइड्रोजन को रिमूव करके। इसको हम लोग सामान्य नाम क्या बोलते हैं, एक तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल। इसको हम लोग जैसे यहाँ पर एल्कोहल एल्कोहल बोल रहे थे ना, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपेनॉल, तो उसका नाम क्या था, मेथेनॉल, इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल। फिनॉल क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल, ये याद रखना। या फिर सामान्य नाम की बात करें तो बेंजीन एल्कोहल। क्या, बेंजीन एल्कोहल, क्योंकि बेंजीन ही है वो, OH समूह जुड़ रहे थे, बेंजीन एल्कोहल। तो ये थे, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कीटोन की बात करें आगे तो कीटोन की संरचना भी सेम होगी। कीटोन में क्या आएगा, इसमें भी नया चीज वही आएगा। तीसरा चीज अगर मैं जोड़ूं कीटोन तो क्या है, C डबल, ऐसे यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कीटोन में आप लोग को आईयूपीएसी नाम में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ओन, इसी को बोलते हैं ओन। कीटोन या ओन शब्द आपको जोड़ना पड़ता है। क्लियर। ठीक है,
तो ये IUPAC नाम में जुड़ेंगे, सामान्य नाम में केवल कीटोन जोड़ देंगे। जैसे देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये सामने 2 लिखा है मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। 2 सिमिलर समूह से भी जुड़ सकता है, अलग अलग से भी जुड़ सकता है। इसको क्या बोलोगे, 2 बार मिथाइल आया है तो डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल कीटोन। क्यों कीटोन, क्योंकि क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन जुड़ा हुआ है, तो डाई मिथाइल कीटोन इसको बोलते हैं। और IUPAC नाम की बात करें तो कितना कार्बन है IUPAC नाम के लिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 और 3 है। 3 किस में आते हैं, प्रोप में, तो इसका प्रोपेनोन हो जाएगा। क्यों नोन हुआ, क्योंकि ओन समूह जुड़ना है, तो प्रोपेन में ओन जुड़ गए तो प्रोपेनोन, ये आपका होता है। सिमिलर समूह भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अलग कैसे, यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाए, यहाँ पर C2H5 जुड़ जाए, तो भी ये कीटोन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या है 4, उसको बॉन्ड कितना बनाना है 4, किसी के साथ भी बना सकते हैं। केवल मिथाइल के साथ जरूरी है क्या, केवल मिथाइल के साथ जरूरी नहीं है, केवल इथाइल के साथ जरूरी नहीं है, अलग अलग भी बना सकता है। तो अलग अलग बनाएगा तो क्या होगा, तो पहले जो छोटा है उसको लिखेंगे मिथाइल इथाइल कीटोन, क्या, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो यहाँ पर डाई मिथाइल था, इसी ये क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन। शब्दों पे ध्यान देना, ये आप मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, मिथाइल इथाइल कीटोन। और जब ये IUPAC नाम था, उसी प्रकार से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये नेमिंग क्या हो जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन, 2 3 और 1 4, एक यहाँ 2 था तो टोटल 3 और 1 4, 4 किस में आता है, ब्यूटेन में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। सेम अगर बेंजीन के साथ जुड़े तो बेंजेनोन बना लेता है, क्या बना लेता है, बेंजेनोन बना लेता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये चीजें स्ट्रक्चर चलती रहती हैं और इसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा ना दे देगा स्ट्रक्चर, नाम बताओ पूछ देगा, IUPAC नाम बताओ पूछ देगा। ठीक, या तो फिर कीटोन का जो वो जुड़ता है, नेमिंग जुड़ता है, आखिरी में क्या होता है, ओन जुड़ता है, अल जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ये पूछ देगा। ठीक है, इसकी संरचना कीटोन की किस प्रकार से होती है ये भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया। कीटोन का और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अभी मैंने CH3 2 बार लिखा था, तो ये CH3 एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, और ये डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिखे तो ये कीटोन है। क्यों, क्योंकि C के साथ 2 मूलक जुड़ना था आपका, और डबल बॉन्ड के साथ O। देखो, इसको देखो और इसको देखो, डिफरेंस क्या है, बस स्ट्रक्चर को जमाने का। ठीक है, ये भी कीटोन का ही स्ट्रक्चर आपका होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। अब फिर क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको उनके यूजेस, जहां पर जिसका चीज आएगा उसके बारे में बताते चलूंगा। बेसिक जो दिखाना था आपको बताना था उसको मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला IUPAC नाम और सामान्य नाम के गलत सेट को चुनना है। किसको चुनना है, गलत सेट को चुनना है। ठीक है भाई, गलत कौन सा है, तो सही होना चाहिए। तो जब भी मैंने बताया, जब IUPAC नाम आपको गणना करना हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है, 4। 4 किसको दर्शाता, ब्यूट को, तो यह ब्यूटेनॉल सही है क्या, हाँ, क्योंकि OH समूह जुड़ा है तो ब्यूटेनॉल सही है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अभी 4 है तो जरूरी है कि हाइड्रोजन भी उसी के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+1OH, तो OH भी मिल गया। C4 होना था तो ब्यूटेनॉल बनता, वो भी मिल गया। H कितना होना था, इसका डबल +1, तो इसका डबल +1 है कि 4 का डबल 8 धन 1 9, तो हाँ ये सही है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, मेथेनॉल। अभी मैंने बताया IUPAC नाम के लिए नंबर ऑफ कार्बन मेथ ग्रुप में आएगा, तो मेथेन, OH लगा तो ऑल, मेथेनॉल। हाइड्रोजन इसके डबल का एक अधिक होना चाहिए, तो 1 कार्बन है तो इसका डबल 2 और 1 अधिक 3, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल होना चाहिए, क्योंकि OH भी लगा है, प्रोपाइल अल्कोहल होगा। लेकिन हाइड्रोजन है क्या, तो 3 का डबल 6 और 1 अधिक 7 होना चाहिए, बट इसमें कितना है 8, तो ये क्या हो गया आपका गलत। तो यही पूछा था, गलत कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी आजमा लो, ये 2 है, 2 का डबल 4 और 1 5, तो ये तो सही है। और C2 है, OH समूह है, तो इथेनॉल ही होगा। तो आपका गलत आंसर चुनने बोला था, गलत सेट, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर C। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते कैसे जान पाएंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, स्ट्रक्चर का नेमिंग मैंने बता दिया, कम से कम 3 नेमिंग को ही याद रख लो, जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो क्या होता है। तो पहले तो एल्कोहल का सूत्र लिख लो भाई, C2H5OH। जब केवल एल्कोहल लिखे ना, तो आप इथाइल एल्कोहल को ही लेना। ओके, अब इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाँ है, हाइड्रोजन है, हाँ है, हाइड्रोजन यहाँ भी, और क्या है ऑक्सीजन। तो टोटल कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला। तो एल्कोहल में क्या होता है आपका,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको तैयारी करके जाना है। वैसे ही अगर इसमें ये पूछा कीटोन में क्या होता बोल देता, कीटोन में जैसे CH3 कीटोन में क्या है पूछे, कीटोन में भी वही है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और ये ऑक्सीजन है, सेम चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछ देता जिसमें COOH आता है, तो इसमें भी वही है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। क्लियर, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर देखते तीसरा नंबर, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल के बारे में आप पढ़ लेते हैं। अब ऑल लगा है, ऑल मतलब क्या, एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों आना चाहिए। तो देखो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह है। लेकिन सही सूत्र क्या है, तो ग्लिसरॉल के बारे में बता देता हूँ, फिर आप ही बता पाएंगे कि कौन सा सही इसका सूत्र होगा। तो ग्लिसरॉल एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो एंटी फ्रीजिंग के जैसे काम करता है। एंटी फ्रीजिंग मतलब क्या, नोट करते जाना ना अपने नोट्स में। एंटी फ्रीजिंग मतलब क्या, एंटी फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जो हिमांक को कम कर दे, जमने से बचाए। तो जब भी जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ऊंचाई वाले या पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां कार के रेडिएटरों में इस ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, ग्लिसरॉल का या फिर ग्लाइकॉल का, दोनों चीजों को याद करना, ग्लिसरॉल और इसके साथ में ग्लाइकॉल भी याद रखना। ग्लाइकॉल सिमिलर काम करते हैं, एंटी फ्रीजिंग का ये भी काम करता है, एंटी फ्रीजिंग का ये भी काम करता है। विशेषकर इसको यूज करते हैं उस एंटी फ्रीजिंग में, अगर ये नहीं है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डाईहाइड्रिक होता है और ये ट्राईहाइड्रिक होता है। ठीक है, ये डाई हाइड्रोक्सी मूलक होता है और ये ट्राई हाइड्रोक्सी मूलक होता है। अब अभी मैंने बताया था हाइड्रोक्सी मूलक क्या मतलब, OH समूह, इसमें 2 जुड़ा होगा, इसमें कितना जुड़ा होगा, 3 जुड़ा होगा। इसमें 2 OH समूह आपका जुड़ा होता है और इसमें कितना जुड़ा होता है, 3 समूह जुड़ा होता है। ठीक है, दोनों एंटी फ्रीजिंग का काम करते हैं, मैंने बता दिया। और एंटी फ्रीजिंग का काम करता है तो किस में यूज करेंगे इसका, कारों व वाहनों में, वाहनों के रेडिएटर में उनको जमने से बचाने के लिए इनको एंटी फ्रीजिंग के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, ये याद रखना। कहाँ, तो ठंडे प्रदेशों में। दोनों के बारे में। अब ग्लिसरॉल के बारे में और एक चीज, हम जो अब दोनों के स्वाद की बात कर लेते हैं। ग्लाइकॉल का स्वाद क्या रहता है, ग्लिसरॉल का स्वाद क्या रहता है, तो दोनों का स्वाद कैसा रहता है, मीठा रहता है। कैसा रहता है, मीठा। अब ग्लिसरॉल को समझना, ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन, जो आप घर में आजकल यूज करते हैं ठंडी के दिनों में हाथ पैर को फटने से बचाने के लिए, पानी के साथ या गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाते हैं, वही ग्लिसरीन है। ये ग्लिसरीन ही ग्लिसरॉल है। कैसा मूलक होता है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी, वहां 2 आता है ये वाला, और यहाँ ये कितना आता है आपका, 3 आता है। ठीक, ग्लिसरीन क्या काम आता है, देखना जितने भी आपके साबुन आते हैं उनमें मिला होता है भाई, जो भी आपके बॉडी लोशंस आते हैं उनमें मिला रहता है, जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम आते हैं, तो जितने भी आपके श्रृंगार के साधन हैं उन सभी में ये ग्लिसरॉल मिला हुआ रहता है। तो साबुन के उत्पादों में और अन्य श्रृंगार के साधनों में ग्लिसरॉल को उपयोग में लाया जाता है, ये एक याद रखना। अब जब इसी ग्लिसरॉल को ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल बना लिया जाता है, TNG, क्या मैंने बोला, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल जब बनाया जाता है, इसको इसी ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल को ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल जब बनाया जाता है, तो ये किस रूप में काम करने लगेगा, आपके विस्फोटक के रूप में। किसके रूप में काम करता है, विस्फोटक के रूप में। क्लियर, तो ये चीज को आपको याद रखना है। जब ट्राई TNG के बारे में पूछे तो क्या है, विस्फोटक बनेगा किससे, इसी ग्लिसरॉल से। ग्लिसरीन के कहाँ कहाँ उपयोग है, साबुन में उपयोग है, लोशन, मॉइस्चराइजर क्रीम बनाने में, अन्य श्रृंगार सामग्री बनाने में, एंटी फ्रीजिंग के रूप में, इन सभी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना, पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, नहीं लिखे होगे, देखता हूँ अगर ये आ गया तो, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना जो भी चीज मैंने लिखाया था। अब ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, अभी मैंने बताया कितना है, ट्राई हाइड्रोक्सी। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 इसमें अल्कोहल मूलक जुड़े रहेंगे, 3 अल्कोहल मूलक जोड़ लो भाई, 1 OH, ये 2 OH, ये 3 OH। अब OH मूलक है मतलब किसी न किसी के साथ तो जुड़ेगा, तो किसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ ही जुड़ेगा, कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। चलो H भी नहीं लेते शुरू में, कार्बन के साथ जुड़ता। ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ तो एकल बंध ही बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, 2, एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक किससे बनाएगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। लेकिन इसकी कितनी है, 4 है। 4 है तो कहाँ कहाँ से बनाएगा, एक तो CH3 यहाँ बना लेगा, CH3। ठीक है, एक CH3 यहाँ बना लेगा, CH3 बोलता हूँ, माफ करना, ये CH2 बनाता है। क्या बनाता है, CH2 बनाता है। फिर यहाँ पर भी CH2 बनाता है। ठीक है,
टोटल, क्योंकि इसका सूत्र जो आप पढ़ेंगे तो इसका होता है आपका C3H8OH, ये आपका सूत्र बन के आता है। 3 बार OH समूह आपका जुड़ जाता है, सॉरी OH नहीं O3, क्या O3 ये आपका सूत्र बन गया था। तो टोटल तो 3 जगह O आ गया, हाइड्रोजन के 8 में से 1 2 3 यहाँ आ गया, तो ट्राई हाइड्रोक्सी मेरा कंप्लीट हो गया। क्लियर। बचे कार्बन कितने, 1 2 3 ये भी मैंने लगा दिया। बचा हाइड्रोजन कितना, 5, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो ये आपका बनता है। अब ये 2 और 1 3 बॉन्ड बनाया, चौथा इसके साथ बना लिया। ये 2 और 1 3 इसके साथ बनाए, ये दे 2 और 1 3 इसके साथ बनाया, चौथा यहाँ बना लिया। ये एक इससे बना लिया हाइड्रोजन से, एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया और एक इससे, टोटल 4। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। और मैंने मेन सूत्र क्या बताया, C3H8O3, और ये कहाँ दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो स्ट्रक्चर भी याद रखना है, इसलिए स्ट्रक्चर समझा दिया, बॉन्ड सही है कि नहीं वो भी समझा दिया। तो ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टीचर आयोडीन, खांसी सिरप और टॉनिक आदि तैयार करने में करते हैं। अभी मैंने आपको अल्कोहल समझाया था, स्ट्रक्चर बताया था, IUPAC नाम, सामान्य नाम बताया था। अब आने वाले अल्कोहल के बारे में उसका उपयोग भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पहला मेथेनॉल लिखा है, पहले सबके बारे में बता देता हूँ जितना भी जानकारी है, फिर उसका सही आंसर देख लेंगे। मेथेनॉल है, मेथेनॉल क्या है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट। क्या नाम याद रखना है इसको, वुड स्पिरिट। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि ये वुड से प्राप्त किया गया था, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। लकड़ी की आत्मा, स्पिरिट मतलब क्या, आत्मा। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग कार्बन ब्लैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन ब्लैक। इस कार्बन ब्लैक का यूज क्या है, टायरों की रंगाई में, स्याही बनाने में, छपाई के रंगों के निर्माण में इस कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं। ठीक, कार्बन ब्लैक होता क्या है, तो कम हवा की उपस्थिति में किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो एक राख के बुरादे के रूप में प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काला होता है, वही होता है आपका कार्बन ब्लैक। मेथेनॉल कैसा होता है, तो जहरीला शराब होता है। इसको व्यक्ति अगर पिए ज्यादा मात्रा में तो मर जाता है, एक स्पेसिफिक मात्रा में पिए तो अंधा भी हो सकता है। ठीक है, वैसे इसका स्वाद क्या होता है, मतलब नेचर क्या होता है, जहरीला शराब होता है। ठीक, अब मेथेनॉल के बाद आता था सेकंड इसका भाई इथेनॉल। इथेनॉल इससे बड़ा भाई था। बड़ा भाई का क्या काम है, तो इसका हम लोग ज्यादातर यूज किसमें करते हैं, शराब बनाने में, या फिर अन्य औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक उत्पादन की चीजों में हम लोग इसका इथेनॉल का यूज करते हैं, इसलिए औद्योगिक उत्पादन भी किया जाता है इथेनॉल का। ठीक है, शराब होता है C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, तो रंगहीन होता है सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये उत्तेजना पैदा करता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, जब इसको वो ड्रिंक कर ले तो उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, इसको बनाते किससे हैं, तो स्टार्च युक्त अनाज से या स्टार्च युक्त जो भी पदार्थ होते हैं उससे, और एक लेना गन्ना के किण्वन विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। किण्वन विधि दोनों में आ जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में कभी स्टार्च युक्त भी दिखे, गन्ना भी दिखे, तो प्राथमिकता किसको देना, गन्ना को देना, फिर अनाज को देना। स्टार्च युक्त अनाज में आपको क्या आ सकते हैं, चावल, जौ, गेहूं, ये सभी आते हैं। ठीक, लिख लेना, चावल, जौ, गेहूं, फिर गन्ना। अभी गन्ना, अगर इन दोनों में प्राथमिकता किसको लेना हो तो गन्ने को प्राथमिकता देते हैं, इससे इस इथेनॉल को तैयार किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या है, पहले तो शराब बनाने में, तरह तरीके की जो शराब बनाते हैं वहां यूज करते हैं। खांसी के सिरपों में इसका यूज किया जाता है। ये जो टीचर आयोडीन लिखा है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कई अन्य प्रकार के टॉनिक के निर्माण में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथेनॉल। इसके अलावा इथेनॉल के बारे में जानकारी क्या रखनी है, एक इथेनॉल होता है आपका स्पिरिट, हम लोग बोलते हैं उसको स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या होता है, तो प्रयोगशालाओं में जो चिमनी के रूप में हम लोग जलाते हैं उसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वही होता है आपका स्पिरिट, जो कि इथेनॉल से तैयार किया जाता है, जिसमें 95% इथेनॉल और 5% H2O मतलब कि जल होता है। ठीक है, 95% इथेनॉल और 5% H2O, ये याद रख लेना। तो ये था आपके इथेनॉल के बारे में बेसिक जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फिर यहाँ पर लिखा है एक इथेनोइक एसिड, इथेनोइक लिखा है, और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अब ये कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एसिटिक एसिड, ये पाया जाता है सिरका में, ये याद रखना। और किस सिरका में, सिरका में। और एसिटिक एसिड का कितना परसेंट, तो 5 से 8% जो होता है वह आपका सिरका कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखना। इथेनोइक एसिड वही जो इथेन अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला याद रख लो इथेनोइक एसिड का, C2H5COOH, इसी को ही हम लोग इथेनोइक एसिड के रूप में जानते हैं।
ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे किसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या मिला दिया जाए कि इथेनॉल के दुरुपयोग को रोक सके। हम लोग वही पूछ रहे हैं कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल, अभी मैंने बताया इथेनॉल को औद्योगिक उत्पादन भी करते हैं अन्य पदार्थों को बनाने के लिए, और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग क्यों, क्योंकि इथेनॉल ही क्या है, शराब है, तो लोग इसको शराब के रूप में यूज ना करें, इसलिए इसके दुरुपयोग को बचा देंगे, क्योंकि उपयोगी वस्तु बनाने के लिए इसको निर्माण किया, लेकिन लोग इसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, शराब पीने में लगा रहे हैं। तो उसे जहरीली पदार्थों जैसे किसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो जहरीला पदार्थ अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मेथनॉल। जब आप उसमें मेथनॉल मिला देंगे इथेनॉल में, तो वो क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, और वो फिर पीने लायक नहीं रह जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसके दुरुपयोग को हम लोग बचा पाएंगे। तो मेथनॉल मिलाया जाता है जहरीला बनाने के लिए। ठीक है, या फिर मेथनॉल के अलावा क्या है, तो एसीटोन, एसीटोन को भी याद रखना, एसीटोन भी मिला दिया जाता है इस इथेनॉल में, ताकि वो अनुपयुक्त हो जाए, पीने लायक ना रहे। और क्या मिला सकते हैं, तो पिरिडीन, पिरिडीन याद रखना, पिरिडीन को भी मिलाकर इसको अनुपयुक्त पीने योग्य ना रहे ऐसा चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोन भी था, मेथनॉल भी था, एस्टर था, एथेनॉल, तो एथेनॉल के बारे में तो पूछा ही गया था, एस्टर तो नहीं आएगा, एसीटोन और मेथनॉल था। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों नाम बताए आपको, लेकिन जब दो चीजें हों तो प्राथमिकता किसको देनी है, आपको मेथनॉल को। क्यों देनी है मेथनॉल को प्राथमिकता, प्राथमिकता इसीलिए देनी है क्योंकि जो चीज आपको आसानी से मिले और जो ज्यादा जहरीली हो और आसानी से उपलब्ध हो, उसको हम लोग ज्यादा यूज में लाते हैं। ये मेथनॉल आपका आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल समूह का ही है। आप अल्कोहल का निर्माण करेंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा में मेथनॉल भी प्रोड्यूस होता है, जिसको अलग करके हम लोग एथेनॉल को शुद्ध रूप से प्राप्त कर लेते हैं, और जब उसको पीने के लिए अनुपयुक्त बनाना है तो वापस इसी को ऐड कर सकते हैं, इसलिए मेथनॉल को प्राथमिकता दी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को क्या कहा जाता है, तो इसको जहरीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जहरीला या विकृत अल्कोहल बोला जाता है। इसको ऐसे याद रखना, जब शंकर जी ने विषपान किया था तो कौन सा रंग का दिखाई देता था, नीले रंग का। दूसरा चीज अगर ऐसे ना याद करो तो अभी मैंने बताया था इथेनॉल रंगहीन होता है, एक प्रकार का रंगहीन द्रव है, शराब के रूप में उसको यूज किया जाता है। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि उसमें उसको पीने योग्य नहीं बनाना है या पीने योग्य नहीं रखना है तो क्या मिला दो, मेथनॉल मिला दो, मेथनॉल मिला दो, और किसी चीज में उसकी प्रकृति को चेंज कर दिए, मतलब क्या कर दिए, उसको विकृत कर दिए, तो विकृत भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो विकृत करने के लिए फिर उसकी पहचान करने के लिए जो नीले रंग बनाते हैं उसमें अल्कोहल को क्या अल्कोहल कहेंगे हम लोग, जहरीला अल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो वहां पर मैंने बताया था भी, स्टार्च युक्त पदार्थों से भी और गन्ने से भी, और दोनों का जब ऑप्शन हो तो क्या लेना, आंसर आपको गन्ना। क्यों गन्ना लेना है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के लिए गन्ने का ज्यादा यूज किया जाता है। चावल को तो हम लोग इसलिए उगाते हैं ताकि एक खाद्य पदार्थ है, लोगों को खाना भोजन मिल पाए, लेकिन गन्ने को ज्यादातर गन्ने के जूस के लिए नहीं बनाया जाता। शक्कर उत्पादन के बाद जो बच गया, गुड़ उत्पादन के बाद जो बच गया, इस प्रकार के अल्कोहलों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो गन्ने को सही आंसर लेना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल ही आपका एथेनोइक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिटिक अम्ल ही आपका एथेनोइक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है आपके, तो वो आपके सिरका में पाया जाता है, अचार या चटनी में पाया जाता है। एक चीज ऐड कर लेना, अचार चटनी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और बाकी अम्लों के अपेक्षा इसका जो क्वथनांक होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको उबालना या द्रव रूप में कन्वर्ट करना के लिए ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है। ये भी नोट कर लेना, पिछले वाले एमसीक्यूज में था भी ये। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मतलब HCOOH। अब यहाँ भी सामने से नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये जो HCOOH जो ग्रुप है या फिर मूलक है, ये अपने साथ क्या लेकर आता है, कार्बन, और कार्बन जो अपने साथ लेकर आए मतलब वो मैथ ग्रुप का काम कर देता है, इसलिए केवल यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है, और ये HCOOH आपका क्या कहलाता है,
फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कहलाता है। क्लियर। अब इस फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड, क्योंकि मैंने बोला था आईयूपीएससी नाम के लिए आपको पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन गिनना, नंबर ऑफ कार्बन कितना, एक, एक मतलब मेथ ग्रुप, ठीक है, मेथ। और इसके लिए जैसे कि अल्कोहल के लिए ऑल जोड़ रहे थे और एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ रहे थे, कीटोन के लिए ओन जोड़ रहे थे, इसके लिए ओइक जोड़ते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। तो मेथेन के साथ ओइक जोड़े तो मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल इसको बोला जाता है। क्लियर, याद रखना मेथेनोइक अम्ल। जैसे इथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल ही इथेनोइक अम्ल कहलाता है, आपका अभी पढ़ के आया। केवल चींटी के डंग में पाया जाएगा क्या, नहीं, तो मधुमक्खी के में भी पाया जाता है। बिच्छू जो होता है, बिच्छू जो काट देता है तो उसमें बिच्छू के डंक में भी जो इंजेक्ट होता है हमारे शरीर के अंदर एसिड, वो क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। अब तीनों में फिर अलग अलग इसकी विशेषताएं, ये बहुत हल्के मात्रा में रहता है, इसका पीएच मान बहुत कम रहता है, इसलिए हमको कम महसूस होता है। ये थोड़ा तेज रहता है, पीएच वैल्यू ज्यादा रहती है। मतलब किस दृष्टिकोण से, अम्ली की दृष्टिकोण से पीएच वैल्यू इसकी ज्यादा है, ज्यादा अम्ली है, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा सूजन बढ़ जाता है। और इसमें तो कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है और ये जहरीला भी बन जाता है इस वजह से, ठीक है। तो याद रखना तीनों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन पीएच वैल्यू में डिफरेंस होता है। जैसे अम्लों के अंदर भी होता है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है कि कुछ अम्ल सांद्र होते हैं, कुछ अम्ल तनु होते हैं, तो उसी प्रकार के इसके पीएच वैल्यू में भी डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, अभी पढ़ के एसिटिक अम्ल मौजूद होता है, किसमें, सिरके में। लेकिन बाकी और अम्लों के बारे में देख लेते हैं, सिरके के बारे में देख लिए, एसिटिक अम्ल मौजूद होता है कितना, 5 से 8%। एसिटिक एसिड को भी सिरका बोला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, तो टमाटर में होता है, याद रखना किसमें होता है, टमाटर में होता है। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, तो ये इमली में होता है, आपके इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये आप लिख लेना। फिर सिट्रिक एसिड जो भी नींबू या खट्टे फल पाए जाते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अटर्रा जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बड़े आकार का, या फिर मौसम्बी हो गया, उन सब में क्या पाया जाएगा, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, अभी मैंने बताया क्या, अंगूर में क्या, अभी मैंने बताया क्या, टार्टरिक। अंगूर के साथ क्या बताया था, इमली, तो दोनों में क्या पाया जाएगा आपका, टार्टरिक। और क्या लिखा है यहाँ पर, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक, तो कार्बनिक एसिड ही लिखा है। तो कार्बनिक एसिड आपके किस में पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे, पत्ते, घास, फल फूल, इन सब में जो अम्ल मौजूद रहेंगे वो सब कार्बनिक है। बाकी इनके अलावा जिन जो भी अम्ल पाए जाते हैं वो सबको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन जब हमारे पेट में जाकर पचता है और अन्य छोटे छोटे भागों में टूटता है, वो आपका क्या होता है, आपका एमिनो एसिड होता है, ठीक है। फिर क्या है, ये दोनों तो के बारे में इतना जानकारी नहीं है, ग्लाइकोलिक एसिड और स्यूसेनिक एसिड, इसको छोड़ दो, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, ठीक है भाई। खट्टे दूध में किसका होगा, तो सामान्य रूप से दूध तो मीठा होता है स्वभाव में, ठीक है, हल्का अम्ली होता है। जब वो धीरे धीरे आप बाहर रख देंगे या कुछ दिन बाद दूध को देखेंगे तो उसमें ना खट्टे पने का स्वभाव ज्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ी और दिन रख सकेंगे, 2 दिन भी रख दिए तो दही में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फट जाता है दूध। क्यों फटता है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो कि दूध को धीरे धीरे खट्टा करता है, ठीक है। अब ये लैक्टोबैसिलस के नाम पर ही वो खट्टापना, जो खट्टापना कब आएगा, अम्ल मिलेगा, अम्ल का नेचर ही खट्टा होता है, तो इसी बैक्टीरिया के नाम पर उसका नाम हम लोग देखते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। क्या नाम, लैक्टिक एसिड। तो दूध का खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड का उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड का। कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और यही फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। दही में, दही का स्वाद भी खट्टा, तो आपको पूछे दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज याद रखना, जब इसी लैक्टिक एसिड का मांसपेशियों में जमाव हो जाता है तो व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है, जैविक अम्ल भी बताया, जैविक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल जो कि आपके जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, फलों से, फूलों से प्राप्त होता है, वो सब क्या है, कार्बनिक अम्ल। बाकी सभी क्या होंगे आपके जो कि प्राकृतिक रूप से, सॉरी आर्टिफिशियल रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो देखना, अब मैं बताता हूँ आपको, ये ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये आपका क्या है, एक प्रकार का जैविक अम्ल है। जैविक अम्ल क्यों,
कैसे जैविक अम्ल हो जाएगा? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपके पाया जाता है टमाटर में, और ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर आपका क्या है? एक प्रकार का फ्रूट है या फिर सब्जी है, जो भी मानो। तो ये क्या है? प्रकृति ने हमें दिया है, और प्राकृतिक रूप से जो चीजों में पाया जाएगा अम्ल, वो सभी के सभी क्या होंगे? जैविक अम्ल। जैसे कि ये हो गया, ऊपर में साइट्रिक पढ़ के आए, टार्ट्रिक पढ़ के आए, मैलिक पढ़ के आते हैं जो कि सेब में होता है, वो सभी क्या होंगे? आपके जैविक अम्ल। इसके अलावा देख लो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी क्या है? प्रयोगशाला में आपको बनाया जाएगा। ठीक है। या फिर बारिश का दौरान अगर इसका फॉर्मेशन भी होता है तो ये क्या प्राकृतिक रूप से होता है कि नहीं? ये अशुद्धियों के द्वारा निर्माण होता है इस अम्ल का, क्योंकि हम जो भी वो जलाते हैं, क्या बोलना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में जो भी गंदगी रहती है, वो नाइट्रोजन उसका ऑक्साइड मिलता है, जब पानी गिरता है तो HNO3 का निर्माण कर देता है। तो ये प्राकृतिक रूप से फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक। फिर कार्बोनिक अम्ल, ये भी क्या है? आपका जैविक अम्ल के अंतर्गत नहीं आता है। तो जितने भी फूल में पाए जाएंगे, फ्रूट्स में पाए जाएंगे, वो सारे अम्ल क्या है? जैविक अम्ल। फिर शीतल पेय में कौन सा एसिड पाया जाता है? शीतल पेय में ये कार्बोनिक एसिड ही शीतल पेय में पाया जाता है। कैसे? जो भी ठंडे पदार्थ है उसके अंदर हम लोग क्या फील करते हैं, जैसे कि कोई हम लोग बेवरेज पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, ये सब, उसमें क्या CO2 को एडिट किया जाता है। CO2 जब एडिट करते हैं, और ये फिर सामान्य तौर पर कोई जल रहता है जिसको हम लोग ठंडे रूप में बेचते हैं, उसमें क्या है? CO2 की उपस्थिति के कारण, और जल तो है, ये आपस में मिलकर H2CO3 का निर्माण करते हैं, जिसी को ही हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो CO2 के, ये 2 है ना, माफ करना, ये 2 CO2 के एडिशन के कारण ही कार्बोनिक एसिड का डेवलपमेंट होता है। इसी कारण पूछा जाता है कि शीतल पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रख लेना कि सामान्य तौर पर जो पीने वाले ठंडे पदार्थ या फिर बेवरेज हम लोग यूज करते हैं, जो भी अलग अलग आते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, 7 अप, ये सब, उसमें कौन सी गैस को उसमें भरा जाता है, फिल किया जाता है? तो CO2 गैस को फिल किया जाता है। ठीक। फिर टार्ट्रिक एसिड बता दिया, साइट्रिक एसिड बता दिया, ऑक्जेलिक एसिड बता दिया, इसी को बार बार अभी पढ़ते आ रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? तो इसमें से आपका दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? तो आपका जो बेंजोइक अम्ल होता है वो आपका दुर्बल अम्ल के कैटेगरी में आता है। बाकी सभी क्या आते हैं? आपके बाकी सभी प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। दुर्बल और प्रबल में डिफरेंस क्या है? उसको धीरे धीरे करके एक नेचर वाइज उसको जमाना रहता है। नेचर वाइज जमाना कि किसका पीएच वैल्यू कम है, किसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। जिसका पीएच वैल्यू कम आता है, मतलब 7 से कम की ओर जो जाता है, जो 0 की ओर बढ़ रहा है, उसका हम लोग अम्लीयता ज्यादा मानते हैं। जो 0 पर है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय है, जो 0 के करीब है वो भी बहुत ही ज्यादा अम्लीय है। लेकिन जो 7 के करीब है, क्योंकि 7 उदासीन बिंदु है, जो 7 के करीब है वो कम अम्लीय है, और कम अम्लीय मतलब क्या है? वो दुर्बल अम्ल है। तो उसमें आता है आपका बेंजोइक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साबुन। क्योंकि जब आप परिभाषा पढ़ेंगे साबुन की, तो साबुन में आता है सोडियम और पोटेशियम के उच्चवशीय लवण को साबुन कहा जाता है। क्या मैंने बोला? सोडियम और पोटेशियम के उच्चवशीय लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। और यही पूछा है, सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो किसी केस में नहीं कह सकते, ये तो CaOCl2 होता है। नहीं, इसमें सोडियम है ना पोटेशियम है। बेकिंग सोडा भी नहीं बोल सकते। बेकिंग सोडा किस काम आता है? आपके खाने के काम आता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। फिर धुलाई का सोडा है Na2CO3, ये आपके धोने के काम आता है। ये सभी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्ट करते हैं क्या, या उससे बनाए जाते हैं क्या? नहीं बनाए जाते। इसलिए ये तीनों तो आते ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, ये दोनों भी नहीं आते। बचा क्या आपका? साबुन। तो ये भी आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी इसका आंसर ले सकते थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ये उच्चवशीय लवण को भी क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अम्ल वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अभी मैंने बताया था जब दूध के बारे में पढ़ा रहा था कि दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, और उसका जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो उस वजह से थकान महसूस होती है हमें। ठीक है। तो ये होता है आपका लैक्टिक। तो लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में क्या होती है? ऐंठन आ जाती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। 1 लाइनर था, सीधा याद रख सकते हैं। इसका पीएच मान कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो लोग भी यूट्यूब पर देखेंगे इस वाले लेक्चर्स को, क्योंकि ये डेमो के लिए रहेगा। तो इसको आप लोग
देखकर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको सेक्शन लगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे हैं कि नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, इस तरीके से तैयारी करना चाहते हो, पूरा थ्योरी ना पढ़ के केवल ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से थ्योरियों को याद करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख करना, तो आप 149 पर कोर्स अवेलेबल है, उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू जरूर बताइएगा। फिर देखते हैं एस्टर। एस्टर में किस प्रकार की गंध पाई जाती है? एस्टर होता क्या है? तो अभी जैसे OH समूह पढ़े, CHO पढ़े, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े, COOH, कीटोन पढ़े, COO, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ हो कीटोन। वैसे एस्टर भी होता है, ये आपका होता है COOR। ठीक है, आर का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये है मूलक होता है, जो भी आपका एल्किल मूलक होता है ना, कौन सा? एल्किल। एल्किल मतलब क्या? एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, एल्केन में CH4 आ रहा था मेथेन, इसमें एक कार्बन कम कर दो CH3, तो ये एल्किल मूलक। जैसे C2H6 है, ये एल्केन है, जब इसको C2H5 बना देंगे तो ये एल्किल हो जाएगा, तो एल्किल मूलक ही R है। ठीक है, और कभी कभी इसका पूरा फॉर्मेशन ऐसे दिखता है, तो ये R डैश, ठीक, तो ये भी दिखता है, ये याद रख लेना। इसको बोलते हैं हम लोग एस्टर। अब एस्टर में होता क्या है? तो इसमें ना एक फल जैसी सुगंध आती है, एक गंध प्रोवाइड करता है ये, इसमें क्या बोलना चाहिए कि फल की जैसी ना स्मेल आते रहती है लगातार, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एस्टर। तो एस्टर में कैसी गंध होती है? फल जैसी गंध होती है। और एस्टर के बारे में एक चीज और याद रखना, जो इसका निम्न श्रेणी के लवण या यौगिक रहेंगे वो सब में फल जैसी, और जो उच्च श्रेणी की या फिर ज्यादा मात्रा के जो यौगिक रहते हैं उसमें क्या होता है कि वसा के समान कार्य करता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, जैसे उसी को पहले देख लेते हैं, जैसे 20वां क्वेश्चन। तो यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में, अभी मैंने बताया वही, ये देखो सुगंध के रूप में, फल जैसे सुगंध। ठीक है, तो यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में, और उसका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी। प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी ना, प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी मतलब वसा का उसमें लगातार 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 जमाव होता रहेगा। ठीक है, तो उसके रूप में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको भी एस्टर ही बोलते हैं। तो दोनों याद रखा, एस्टर में किसके जैसी गंध? फलों जैसी गंध। यहाँ पर भी आ गया सुगंध। और जब उसका अणुभार बढ़ जाता है और उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसको भी हम लोग एस्टर कहते हैं। ठीक, तो ये थे, यहाँ पर भी एस्टर था। अब ये 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां तो देख लिए, अभी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या है? एक मृत अंगों को फॉर्मेलिन में रखा जाएगा, तो फॉर्मेलिन क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मेलिन होता क्या है ये समझ लो। फॉर्मेलिन होता है आपका, क्योंकि वही पूछा है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? SCHO। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन मतलब इसका 40% भाग, जब इसके 40% भाग हो, उस विलयन में जब 40% फॉर्मेल्डिहाइड मौजूद हो, तो उसी को फॉर्मुलिन बोलते हैं हम लोग। ये फॉर्मुलिन बनाना भी है, तो 100% भाग में से 40% जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को रखेंगे तो वो फॉर्मुलिन कहलाएगा। अब उस जली विलयन का उपयोग क्या है? तो मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मुलिन में रखा जाता है, तो मृत अंगों को ही सेव रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। क्यों सुरक्षित रखने के लिए? ये जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है या फिर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट थे, वो जब प्रयोगशाला में प्रयोग करने जाएंगे तभी तो उनको समझ में आएगा कि कौन सी चीज, कौन से अंग किस प्रकार से काम करते हैं। तो उनको सिखाने के लिए मृत अंगों को संभाल कर रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर इनको बच्चों को सिखाया जा सके। तो वो जिस जली विलयन में डूबा रहता है वही जली विलयन आपका फॉर्मेलिन होता है। तो मृत अंगों को अगर सेव रखना है तो कौन सा विलयन? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन किसका विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड कितना मौजूद होता है? 40%। ये आपको लिख के रखना है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया, और ये बेहतर माध्यम मुझे लगा, जिनको थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है समझने में। तो इसके माध्यम से जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, अल्टरनेटली जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और पर्टिकुलर एक हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें भी जहां जहां जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आगे जो लगातार इस कोर्स को परचेस किए हुए हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगा कि ये 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन पहले किए, टोटल 40 क्वेश्चन। आगे भी हम लोग जब मिक्स में क्वेश्चंस करते जाएंगे तो सबको एक साथ और समेटते जाएंगे। तो उस मिक्स क्वेश्चंस में मैं क्या लेकर आते जाऊंगा, यहाँ एल्डिहाइड जैसे हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये स्किप करके एसिटाल्डिहाइड हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एल्कोहल में बहुत सारे एल्कोहल पढ़ लिए, बेंजीन एल्कोहल के बाद जैसे कि फिनॉल है, उसके और क्या उपयोगिताएं हो सकती है उसको देख लेंगे। DDT हो गए, उसको देख लेंगे।
खैर ये सब तो हम लोग और बाद में पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब के स्टूडेंट्स अगर ये आपको अच्छा लगा हो इस तरीके से पढ़ना तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।